चलिए तो अब तक हम लोगों ने सेंट्रल डॉग्मा का सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। देखिए सेंट्रल डॉग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का फंक्शनल पार्ट है, जहां पर एक जीन का जो काम है, डीएनए का जो काम है, आरएनए का जो काम है, वो चल रहा है, वो हो रहा है। फाइनली प्रोटीन बनाना है और उस प्रोटीन से फाइनली एंजाइम बनना है, वो एक फंक्शनल पार्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो हमने पढ़ा। और ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी इसमें, साइंटिस्टों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा है इन चीजों को पता करने में। पता हो गया धीरे धीरे, स्ट्रक्चर पता हुआ तो फंक्शन भी पता हो गया। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो है कब करना है ट्रांसक्रिप्शन, कब करना है ट्रांसलेशन, कितना करना है ट्रांसलेशन, कब नहीं करना है। मतलब जो जीन का एक्सप्रेशन था, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन, जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब अपने आप का कैरेक्टर बनाए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, इस बात का रेगुलेशन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन एक्सप्रेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका रेगुलेशन। कौन करेगा, कौन जीन करेगा एक्सप्रेशन, कब करेगा, कितना करेगा, इन सब बातों का रेगुलेशन, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साइंटिस्टों को इस बात का पता लगाने में कि जीन का एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, इस बात का पता लगाने में काफी समय लगा। इनफैक्ट बोला जाता है कि जीन एक्सप्रेशन में अभी भी हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक अच्छा फील्ड है स्टडी के लिए, एक अच्छा फील्ड है, एक अच्छा स्कोप है इसमें, कैरियर है, बहुत अच्छा कैरियर है। क्योंकि जीन एक्सप्रेशन के मामले में अभी भी हम लोगों को बहुत ज्यादा चीज पता नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग पता कर लिए हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, और वो भी यूकैरियोट में तो बहुत ही कम बात पता किए गए। फिर भी प्रोकैरियोट में ज्यादा चीज पता है हम लोग, छोटा सा ऑर्गेनिज्म में तो स्टडी इजी है इसलिए। तो अब जीन एक्सप्रेशन की सारी बातें अगेन मैं स्टोरी के फॉर्म में बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। आप बीइंग ए स्टूडेंट, आपकी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है? समझ, एक स्टूडेंट है, आप लोग स्टूडेंट हो, सभी लोग आप लोग स्टूडेंट हो। आप लोगों का क्या काम है बताओ? आप लोगों का काम है पढ़ना। अब अगर आप ये सोच रहे हो खाना सोना ये भी मेरा काम है, हाँ वो भी आपका काम है, मना नहीं कर रहा हूं, वो भी आपका काम है, लेकिन वो तो होना ही है, वो तो सब कर रहे हैं, वो तो होना ही है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट अभी आपका क्या काम है? अभी आपका काम है पढ़ाई। तो पढ़ाई भी सभी स्टूडेंट करते हैं, आपके कोचिंग में एडमिशन लेने वाला हर बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन रिजल्ट तो सबका सेम नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? पढ़ाई कैसे करें, कब करें, शुरुआत कहाँ से करें, अंत कहाँ करें, बीच में पढ़ाई को कैसे रेगुलेट करें, कैसे मेंटेन करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इस पे डिपेंड करता है। पढ़ाई तो हर कोई करता है भाई, रिजल्ट हर किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता है? रेगुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वर्क कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, मन पड़ा जब सोए, सब जब उठे, जब खा लिए, मन पड़ा जब मोबाइल चला लिए, मन पड़ा जब पढ़ लिए, पढ़ तो सब, खूब वर्क करते हो आप, दिन भर पढ़ते हो। पता चला आप करते क्या हो? पढ़ते वक्त बगल में मोबाइल रखते हो, एक एक सेकंड पे मोबाइल देखते हो। या पता चला आप पढ़ते हो, पढ़ते वक्त करते क्या हो? खाली हाइलाइटर से बुक को रंगते रहते हो। इसको भी आप पढ़ाई मान लो। बोल रहे आप पढ़ते हो तो केवल एनसीईआरटी रीड कर लेते हो, क्लास नोट्स पढ़ते नहीं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं। बोले थ्योरी सारा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ही नहीं लगाते हो, कोई मतलब नहीं है। कैसे पढ़ें, पढ़ाई की शुरुआत कब करें? मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे नीट 2022 का तैयारी कर रहे हैं उनको तो अब सीरियस हो जाना चाहिए, उनके लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा। कब शुरुआत करें यही नहीं पता है उनको, पढ़ाई कब अंत कर देना है ये भी नहीं पता है। देखिए मेरे पास जो 2021 वाले बच्चे थे नीट के, मैं उसको 1.5 महीना से क्लास नहीं आने दे रहा, उनका मेजर टेस्ट चल रहा है। भाई पढ़ाई को अंत करना भी एक कला है, क्योंकि पढ़ाई को एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले बंद कर दीजिए, अब रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो पढ़ाई करना तो हर कोई कर रहा है भाई साहब, पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उसका रेगुलेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, लेकिन रेगुलेटेड वे में पढ़ाई करना ये डिफिकल्ट, उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट का मतलब हैंडसम नहीं, कि कोई हैंडसम पर्सन स्टडी कर रहा है तो
स्मार्ट स्टडी नहीं। स्मार्टनेस का मतलब पता है क्या होता है? स्मार्टनेस का मतलब होता है कि हम आउटपुट ज्यादा लें बजाय इनपुट कम दें। मतलब कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पढ़ाई को इस तरीके से करें कि वो सिस्टमेटिक हो, तो उससे ऑब्वियस सी बात है आउटपुट ज्यादा ही आए। उसको बोलते हैं स्मार्टनेस, स्मार्ट स्टडी। कह रहे हम स्मार्ट बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ेंगे वो स्मार्ट स्टडी होगा, नहीं नहीं वो नहीं है। मतलब इस तरीके से पढ़े। तो ये आपके लाइफ की एक जनरल स्टोरी है। आपका खाना पीना भी आपका काम है, सोना भी आपका काम है। अच्छा बताओ, अभी आपको बीइंग ए स्टूडेंट ज्यादातर क्या करना चाहिए? पढ़ाई। हाँ, कभी कभी रिलैक्स भी होना चाहिए। मैं भी कभी कभी छुट्टी दूंगा आपको, कभी कभार क्लास भी नहीं कराता हूँ, कभी कभार क्लास में मजाक भी कर लेते हैं। ये एक अलग चीज, ये रिलैक्सेशन है थोड़ा सा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में ज्यादातर मजाक ही करते रहे, बातें ही करते रहे और पढ़ाई कम कराएं। इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। और आप भी ऐसा ना करो कि ज्यादातर समय पढ़ाई को छोड़ के मोबाइल पे लगे हुए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। नहीं, ठीक है कभी कभी चला ले तो सही है, कोई दिक्कत। कभी कदार काम कर लोगे तो कोई दिक्कत। लेकिन अगर आप ज्यादातर समय वही काम करते हो तो फिर वो नुकसान है, वो नुकसान देगा। ज्यादा समय पढ़ाई करो, कभी कदार रेस्ट कर लो, कुछ अदर काम, कोई दिक्कत। और खाना पीना सोना जागना को अपने काम में काउंट मत करो। वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपका काम है, उसको इंटेंसली मत करो यार, वो हो जाएगा। भूख लगेगा खा लोगे आप। और अगर आप रेगुलरिटी मैनर में सब काम कर रहे हो तो भूख टाइम पे ही लगेगा और टाइम पे आप खा लोगे। उसके लिए चिंता मत करो, हर कोई खा रहा है, स्टूडेंट नहीं जो वो भी खा रहा है। वो आपका काम नहीं है इनफैक्ट, वो तो नीड है, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। आपका काम अभी है पढ़ाई करना। और पढ़ाई करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेगा, रेगुलेटेड वे में पढ़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, स्टार्ट अब मान लीजिए 10 महीना मिला बच्चा को नीट का तैयारी करने, वो 8 महीना तो इधर उधर गुजार देते हैं, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इधर उधर। फिर वो 2 महीना जम के पढ़ाई करते, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। आप जो 8 महीना पढ़ोगे उसी को 2 महीना में आप रिवाइज कर पाओगे भाई, ये एक फैक्ट, ये एक शाश्वत सत्य है। जो बच्चा ये सोच रहा है ना नीट 2021 का एग्जाम देकर 22 का तैयारी करेंगे, तो उसका 22 में भी सिलेक्शन नहीं होगा, लिख ले लो, लिख के ले ले, वो मेरे से लिख के ले ले। जो ये सोच रहा है, मतलब जो अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है कि मुझे 22 में एग्जाम देना, तो वो अभी से ही 22 की ही तैयारी करे। क्योंकि वो 21 की तैयारी के लिए क्या कर रहा होगा, अभी जैसे तैसे रिवाइज कर रहा है, सिलेक्शन होने वाला है नहीं उसका इस पर। तो बेटर होता कि वो 22 के लिए अभी से डीपली पढ़ता चीजों को। अब क्या होगा उसके लिए, उसको अब डीपली पढ़ने के लिए कम समय मिलेगा, फिर वो जैसे तैसे पढ़ेगा, उसका 22 में भी सिलेक्शन नहीं होगा, वो 23 के लिए शिफ्ट हो जाएगा। देख लेना, लिख के ले लेना ये बात, तुम ये बात लिख के ले लो। जो बच्चा अभी भी 22 के लिए तैयारी शुरू नहीं किया है तो बहुत लेट हो चुका है। अब कुछ बच्चे अप्रैल से ही 22 का तैयारी शुरू कर चुके हैं, वो मान चुके हैं कि मुझे इस बार 21 में नहीं हो पाएगा, मेरा गड़बड़ा गया, मुझे 22 के लिए करना है। वो बिल्कुल सही समय पर तैयारी स्टार्ट की, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट समय। क्योंकि अब तक तो वो बहुत सारी चीजों को डिटेल में पढ़ चुके होंगे, अभी और भी काफी दिन तक डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट के 2 महीने रिवीजन करेंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक। आइए इन बातों को हम आपके जीन के लेवल पर अप्लाई करते हैं। देखिए जीन जो है, जीन क्या होता है मैंने समझाया, डीएनए का पर्टिकुलर सेगमेंट काम करता है, अच्छी बात है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, देन ट्रांसलेशन करता है, अच्छी बात। लेकिन हर जीन काम करे ये जरूरी नहीं है, हर जीन हर जगह काम करे ये जरूरी नहीं है, हर जीन हर समय काम करे ये जरूरी नहीं है। अब जैसे आप स्टूडेंट हो, 24 घंटा पढ़ते रहोगे, पागल हो क्या जी? सालों भर पढ़ते रहोगे, थोड़ा बहुत तो रिलैक्स लो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जीन, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, इंसुलिन का जीन, इंसुलिन बनाने वाला जीन जो होता है क्रोमोसोम पर होता है। इंसुलिन को बनाने वाला जीन हमारे बॉडी का हर सेल में, हर सेल में। लेकिन इंसुलिन कहाँ बनता है बताओ? पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज के भी केवल बीटा सेल में। इसका मतलब इंसुलिन को, जीन को केवल एक्टिव कहाँ होना है? बीटा सेल के अंदर, पेनक्रियाज, और कहीं। और तो और देखो, अगर मान लो वो बीटा सेल का इंसुलिन वाला जीन थोड़ा कम काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है बॉडी का दूसरा सेल में पाए जाने वाले इंसुलिन वाला जीन एक्टिव हो जाएगा, नहीं। इवन ऑर्गन की डेथ तक भी हो जाएगी ना इंसुलिन की कमी से, तो भी दूसरा सेल का इंसुलिन वाला जीन एक्टिव नहीं होता। इसको कहते हैं रेगुलेशन, इसको कहते हैं स्मार्ट।
जो जहां करना है वही करना, जो जब करना है तभी करना। ऐसा नहीं है ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए अलग जीन, वही बनाएगा। तो हमारे बॉडी के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर कौन जीन कहाँ काम करेगा प्लेस फिक्स है, जबकि जीन उस बॉडी के हर सेल में, हर सेल में, हर जीन आपके बॉडी के हर सेल में, लेकिन उसका एक्सप्रेशन का रेगुलेशन इस तरीके से होता है कि हर जीन बॉडी के खास प्लेस में ही एक्टिव होता है। और सुनो, कुछ दिन जो है, कुछ जीन तो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही एक्टिव होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन वाले जीन हम लोग जब बच्चे थे तो उस टाइम ज्यादा एक्टिव, तो ज्यादा ग्रोथ हुआ। अब धीरे धीरे ग्रोथ होता है, कुछ दिन के बाद ग्रोथ बंद भी हो जाए। देखो, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का बात, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का बात। जब हम लोग बच्चे थे तब हमारा इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब आईक्यू वाला जीन उतना ज्यादा एक्टिव नहीं था। आज हमारा आईक्यू वाला जीन बहुत ज्यादा एक्टिव है, हमारे बात को समझते हैं। ये सब एज के साथ मतलब टाइम पीरियड के साथ, सेल के टाइम पीरियड के साथ जीन के एक्सप्रेशन को अलग अलग मैनर में रेगुलेट किया जाता है, प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन। कुछ जीन ऐसी होती है जो 24 घंटे काम करती है, कुछ जीन ऐसी होती है जो 24 घंटे नहीं भी काम करती, पर्टिकुलर टाइमिंग में काम करती है, लाइफ के पर्टिकुलर एज में काम करती है। तो देखो, जीन काम करता है, ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये बड़ा बात नहीं। जीन काम करता है, अच्छी बात, लेकिन जीन काम किस तरीके से करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसको कहता है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे ज्यादा? जीन एक्सप्रेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रेगुलेशन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जीन एक्सप्रेशन होता कैसे, इसी को तो स्टडी करें। अच्छा देखो, जीन एक्सप्रेशन जो होता है, अब आप समझ चुके हो कि जीन को एक्सप्रेस के लिए, एक्सप्रेशन के लिए रेगुलेट करना, इसी बेसिस पे जीन दो प्रकार का है। क्या बोला मैंने? इसी बेसिस पे जीन दो प्रकार का है। जीन दो प्रकार, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इसी का नाम हाउसकीपिंग जीन भी है। हाउसकीपिंग जीन, हाउसकीपिंग जीन, और एक होता है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, और इसी का नाम लग्जरी जीन भी है या स्मार्ट जीन। समझिए इसके बारे में, समझिए। देखिए, कुछ जीन ऐसे होते हैं ना जिसको रेगुलेट नहीं करना, और कुछ जीन ऐसे होते हैं जिसको रेगुलेट करना। चलिए एग्जांपल से बताते हैं। मैंने अभी आपको बताया, अरे खाना खाना है, सोना है, ये आपका कोई काम है क्या? इसको आप इंटेंसली क्यों कर रहे हो भाई? वो हो जाएगा, वो भी जरूरी है आपके लिए। जान, वो जरूरी है आपके, वो जरूरी है। लेकिन ऐसे काम को करने के लिए सोचना नहीं है, वो हो जाएगा। तो कुछ बॉडी में ऐसे जीन हैं जो हमेशा काम करते हैं, हमेशा एक्टिव है। खाना आप जीवन भर खा रहे हो, बचपन में खा रहे थे, अभी भी खा रहे हो, आगे भी खाओगे। पहले भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ही खा रहे थे, आज भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ही खा रहे हो, और कल भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ही खाओगे। मांस खाओ, घास खाओ, यही खाते हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड ही खाते हो, कुछ भी खाओ यही खाते हो। तो भाई साहब, आपके बॉडी के अंदर कुछ जीन ऐसे हैं जो हमेशा काम कर रहे हैं। जैसे आप अपने लाइफ में कुछ काम ऐसे हैं जो हमेशा करते हैं, जैसे खाना खाने का काम। जब आप स्टूडेंट नहीं थे, छोटे बच्चे थे, बदमाशी करते थे, खेलते धूपते थे केवल, खाना तब भी खाते थे कि नहीं खाते थे? बोलो। आज स्टूडेंट हो तो भी खाना खा रहे हो ना, कल डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तो भी तो खाना खाओगे ना यार। कुछ भी करो लाइफ में, खाना तो खाना ही है। तो वो आपका कोई काम नहीं है बीइंग स्टूडेंट, वो मैंडेटरी चीज है, वो होना है। तो कुछ जीन ऐसे हैं जिसको ऑन ऑफ नहीं करना, जिसको ये नहीं बोलना है कि तुम एक्टिव हो या नहीं हो, कब हो, नहीं। उसका काम ही है काम करते रहना, उसको छेड़िए मत। उसका रेगुलेशन नहीं होता है, रेगुलेशन होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का किसी भी प्रकार का रेगुलेशन नहीं होना, वो हमेशा काम करते हैं, हमेशा। इसलिए उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। फॉर एग्जाम्पल, अरे घर में खाना खाने का जो काम है, ये कभी नहीं रुकता है, खाना खाना हमेशा चलता रहता है। तो घर में जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो कभी थकते नहीं है, बनाते रहते हैं, सालों भर बनाते हैं।
नहीं तो चलेगा, काम कैसे चलेगा? तो इसीलिए कंस्टिट्यूटिव जीन को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं, उसको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। अब आते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। देखिए नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन आपके बॉडी का ऐसा जीन है जिसको रेगुलेट करना है। हाँ, इसको रेगुलेट करना। क्यों करना है? क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर समय में और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही काम करेगा, और हो सकता है फिर बंद करे, या फिर जो काम करता रह रहा है उसको पर्टिकुलर समय के लिए बंद भी करना है। दोनों ही तरीके का बात हो सकता है। रेगुलेशन में ऑन ऑफ दोनों ही हो सकता है। ऑन ऑफ मतलब जीन का एक्सप्रेशन कराना या फिर रोक देना। तो जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है उस पर ध्यान देना है। स्मार्टनेस वहां दिखाना, वो लग्जरी जीन है। लग्जरी क्या होता है? लग्जरी का मतलब स्मार्ट ही होता है। स्मार्टनेस का मतलब क्या? तरीके से कर। देखिए जो चीज कंटिन्यूअसली हो रही है उसमें तरीका क्या? होना है, होना है, हो रहा है। जो चीजें होना है वो तो हो ही रहा है। अरे हम खाना तरीके से खाएंगे, खाना ही खा रहे हो भाई, खाना तो खाना ही है। तो आप अपने लाइफ में पहले फिक्स करो कि आप नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क पे ध्यान दो। और अभी हो क्या रहा है ना, मेजोरिटी स्टूडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क पे ध्यान देते हैं। अरे हम लिख के, मुझे खाना भी खाना है, मुझे सोना भी है इतना देर, मुझे ये भी करना, अरे भाई वो सब एक नॉर्मल लाइफ में एक सब कोई कर रहा है, वो हो जाएगा, समय पे हो जाएगा। कुछ लोग तो ध्यान, मुझे खाना खाना है, 3 टाइम खाना खाना। अरे भैया खाना खाना है हो यहाँ पे? है घर से इतनी दूर यहाँ पे खाना खाना है हो? खाना खाना है, बुक कर, वो हो जाएगा भाई, समय पे खा लोगे। वो आपका काम नहीं, उसमें स्मार्टनेस नहीं दिखाना है। कह रहे नहीं खाना बढ़िया से खाएंगे, कह रहे हेल्थ इज वेल्थ। अरे भाई साहब, अभी आपके करियर का 2 साल का समय है, अभी हेल्थ को वेल्थ मत मानो, अभी स्टडी को हेल्थ मानो। ठीक है, हेल्थ भी जरूरी है, खाना भी खाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी पे केवल फोकस कर रहे। फोकस करो ऐसे कामों पर जिससे आपका रिजल्ट आने वाला है। और वो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वर्क, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव जिनके रेगुलेशन पे ऑर्गेन को ध्यान ही नहीं देना, वो हो जाएगा, होते लगातार हो रहा है, वो हो ही रहा है, हो ही रहा है। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जिन पे ध्यान देना है, उसको कभी ऑफ करना है तो कभी ऑन करना। जैसे कभी आपको स्टडी करना है तो कभी ब्रेक भी लेना है, और ब्रेक कितनी देर के लिए लेना है ये समझ में आना चाहिए। कब फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाना है समझ में आना चाहिए। कब पढ़ाई करना लगातार करना है समझ में आना चाहिए। कब पढ़ाई शुरू करना है ये भी समझ में आना चाहिए। कब पढ़ाई को अंत कर देना है ये भी समझ। कई बार क्या होता है, बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 2 घंटे का स्लॉट लेके बैठे हैं, स्टार्ट हुए फिजिक्स से, बीच में केमिस्ट्री भी घुसा दिए, बीच में थोड़ा बहुत व्हाट्सएप भी देख लिए, बीच में फिर फिजिक्स पढ़ लिए, सोशियोलॉजी भी पढ़ लिए, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सब पढ़ लिए। ये पढ़ाई नहीं है। आप फिक्स करो पहले, आप एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे सुबह बायो पढ़ना है 2 घंटे, दोपहर में फिजिक्स पढ़ना है, रात को केमिस्ट्री पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ने बैठ गए तो अब कुछ नहीं करना है, 2 घंटे पढ़ाई करना है। ऑन ऑफ का एक मैकेनिज्म रखो अपने आप, ये नहीं कि कभी कुछ भी कर रहे। अब भाई 2 घंटा में क्या करो ये भी इंपॉर्टेंट है। पता चला कि हम फिजिक्स का केवल क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। 100 साल तैयारी करोगे नीट का, यो कुछ नहीं होगा, नहीं, खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। न्यूमेरिकल जब तक नहीं लगा कुछ नहीं होगा। भाई में पता चला केवल नोट्स पढ़ रहे हैं, स्क्रीन शॉट पढ़ रहे हैं, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं लगाओगे कुछ नहीं होगा। 2 घंटा पढ़े अच्छी बात है, लेकिन कैसे पढ़ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर 2 घंटे के बाद ब्रेक ले लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि ब्रेक लिए तब चित्त हो गए, सुत गए, 2 घंटा पढ़ लिए सुत जाते हैं, ऐसा नहीं। फिर काम करना है आपको, फिर फिजिक्स पढ़ना, फिर केमिस्ट्री पढ़ना। तो नॉन कंस्ट्रक्टिव जिन पे ध्यान देना है, रेगुलेशन इसका होगा, इसका रेगुलेशन नहीं होना है। इसका किसी भी प्रकार का कोई रेगुलेशन नहीं होता, रेगुलेशन तो इसका होता है साहब, रेगुलेशन तो इसका। अब समझना है ऐसे, रेगुलेशन भी 2 प्रकार। यस, एक तो होगा जीन का एक्टिवेशन, और एक होगा जीन का इनएक्टिवेशन। अब एक बात बताओ, आप कैसे जीन को एक्टिव करोगे बताओ?
जो जीन नॉर्मली क्या होती है, इनएक्टिव होती है। जो जीन नॉर्मली काम नहीं कर रही है, एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही है, उसका एक्टिवेशन कराया जाएगा। उसको बोलोगे आप इंडक्शन। क्या बोलोगे आप? इंडक्शन। एक्टिवेशन इज इंडक्शन। अच्छा, इनएक्टिवेशन किसका कराओगे? जो लगातार काम कर रही है, उसको बोलना है रुको 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 रुको। ऐसी कामों को बोलना है रुको 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 रुको, थोड़ा सा रेस्ट कर, इनएक्टिव हो जाओ थोड़ा सा। तो इसको बोलोगे आप रिप्रेशन। इसको क्या बोलोगे आप? रिप्रेशन। मतलब काम दो, ये एक तरीके से हो गया आपका जीन का ऑन करना, और ये एक तरीके से हो गया आपके जीन का ऑफ करना। तो जो जीन लगातार काम कर रही है और जीवन भर उसको काम करना है, उसको तो रेगुलेट ही नहीं करना है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। एग्जाम्पल बताऊं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का एग्जाम्पल बताऊं? आपके बॉडी के सेल के अंदर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेव साइकिल, ईटीएस, कभी नहीं रुकते हैं। आप सो जागो खाओ कुछ भी करो, वो सेल के अंदर रेस्पिरेशन चल ही रहा है। हाँ, रेट बढ़ घट सकता है, लेकिन ऑन ऑफ का वहां कोई चक्कर ही नहीं। आप हायर क्लासेस में उसके रेट बढ़ने घटने की बात भी करोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको ऑन करना ऑफ करना, वो हमेशा ऑन है, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप है, 10 एंजाइम, उसको बनाने वाले जीन हमेशा एक्टिव। लिंक रिएक्शन में एक एंजाइम, उसको बनाने वाले जीन हमेशा एक्टिव। क्रेब साइकिल में पाए जाने वाले सारे एंजाइम के जीन हमेशा एक्टिव। उसको रेगुलेट नहीं करना है, उसको ये नहीं बोलना है ऑफ ऑन, वो हमेशा ऑन है। उसको ऑफ करना ही नहीं है, वो हमेशा ऑन। उसको रेगुलेट करना ही नहीं है। रेगुलेट तो उसको कीजिए जो जीन नॉर्मली ऑफ रहता है, उसको बोलिए अरे भाई ऑन हो, चलो भाई ऑन हो, एक्टिव हो, काम करो, तुम्हारा इंडक्शन करते हैं, आओ इधर काम करो चलो। तो ये एक प्रकार का रेगुलेशन, एंड हियर दिस टाइप ऑफ रेगुलेशन इज इंडक्शन ऑन मैकेनिज्म। और कुछ जीन ऐसे हैं जो नॉर्मली क्या रहते हैं, ऑन रहते हैं, काम ही करते रहते हैं बेचारे, दिन भर परेशान रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं। उसको बोल रहे हो आप रुको भाई थोड़ा सा रेस्ट करो, रुको थोड़ा सा रेस्ट करो, रुको थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तुम्हारा रिप्रेशन करते हैं, आओ थोड़ा सा थोड़ा देर ऑफ हो जाओ। ऑफ किया, इसको बोलते हैं रेगुलेशन। हम पढ़ेंगे कल डिटेल में कैसे होता है, अलग अलग जीन में अलग अलग, कोई जीन का इंडक्शन होगा, कोई जीन का रिप्रेशन होगा। अब आपके एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब जनरली बच्चों को नहीं चलाना चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में नहीं चलाना चाहिए, इसका एडिक्शन बहुत खराब होता है, टाइम वेस्ट करा देगा। हाँ, कभी कदार चला लिया करो, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन वहीं से मिल जाती है, ठीक है। हम लोग भी कुछ चीजें फेसबुक पे बच्चों के लिए ही डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डाल दिया, व्हाट्सएप पे डाल दिया, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे डाल दिया, तो ठीक है 24 घंटा में थोड़ा सा देख लिया, एक बार खोल के देख लिया। मोबाइल पहले में थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, मोबाइल ऑन हो जाए थोड़ा सा, फेसबुक भी खोल लिया उसी टाइम, व्हाट्सएप भी, इंस्टाग्राम सब एक एक मिनट खोल के देख लिया। अभी नहीं कि खोले कोई खास आदमी मिल गया, लगे चटियाने, पूरा 24 घंटा चटिया है, पता चला 24 घंटा के बाद ब्लॉक कर दिया सामने वाला, उसके बाद पता चला कोई फायदा ही नहीं हुआ 24 घंटा समय देने का। तो क्यों समय दे रहे हो भाई, स्टूडेंट लाइफ में चीज है ही नहीं सही, तो उसको ऑफ रखो। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऑन भी करो उसको, वो भी जरूरी है। तो ये हो गया आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। अब आ जाओ स्टडी वाला मोड, स्टडी मोड। स्टडी मोड ये हमेशा ऑन रखो, और कभी कदार इसको ऑफ करो। क्यों भाई, क्यों उसको ऑफ करो? सोना भी है, खाना भी है, ये सब भी है। तो उसको बोलो चलो भाई इतना पढ़ ली, चलो रुक जाओ थोड़ा सा। आप साल भर लगातार स्टडी कर लो, एक सप्ताह का ब्रेक ले लो, कोई फेस्टिवल वगैरह में कोचिंग में छुट्टी हो, ब्रेक ले लो। मैं तो दिवाली में बच्चों को कहता हूँ बिल्कुल मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। जब मैं छुट्टी दूं बिल्कुल मत पढ़ो, जब मैं कंप्लीटली छुट्टी दूं तब बिल्कुल मत पढ़ो। एक सप्ताह का रेस्ट दो माइंड को पूरी तरीके से। ये होता है इनएक्टिवेशन, उससे माइंड थोड़ा और रिलैक्स होता है, तो और वर्किंग बढ़ती है। तो ऐसे जीन जो लगातार ऑन ही रहेंगे उसको तो रेगुलेट ही नहीं करना है। ऐसे जीन जो नॉर्मली ऑफ रहते हैं उसको क्या करना है, एक्टिव करना है, उसका इंडक्शन करना है। ऐसे जीन जो नॉर्मली नॉर्मली ऑन रहते हैं उसका क्या करना है, रिप्रेशन करना है। यानी कि रेगुलेशन दो प्रकार का हुआ, एक इंडक्शन और एक रिप्रेशन। तो बताओ क्या इसी बिहाफ पर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन दो प्रकार का हो जाएगा?
एक होगा, सुनना ध्यान से, एक होगा इंड्यूसिबल जीन। कौन होगा? इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल जीन। और एक होगा रिप्रेसिबल जीन। क्या होगा? रिप्रेसिबल जीन। अरे एबल, एबल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी। देख रहे हो, देख रहे हो? इंड्यूसिबल, जिसको इंड्यूस किया जा सके। तो किसको इंड्यूस करना है? जो नॉर्मली ऑफ है। यस और नो? जो नॉर्मली ऑफ है उसी को इंड्यूस करना है जी। तो इंड्यूसिबल जीन का इंडक्शन कराएंगे, एक्टिवेशन कराएंगे। रिप्रेसिबल, एबल, 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 जिसको रिप्रेस किया जा सके। तो रिप्रेस कौन होगा? जो पहले से एक्टिव मोड में है, ऑन है, तो उसका रिप्रेशन कराना है। तो इसी बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इंड्यूसिबल जीन और रिप्रेसिबल जीन होता है। ये दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दोनों ही नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है उसमें इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल जीन है, वो तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, वो तो हमेशा ऑन है। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। यहां तक सभी को क्लियर है तो हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से। चलिए, अब आप समझिएगा, ये जो आप अगर पूरी गौर से अगर आप स्टडी करेंगे आप अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, तो मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, बायोमोलिकुल में होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। देखिए जनरली आपके बॉडी में एनाबॉलिज्म का काम चलता रहता है और कैटाबॉलिज्म जरूरत पड़ने पे चला ही जाता है। समझ में आ गया होगा अब आपको? ये कैटाबॉलिज्म आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, और एनाबॉलिज्म आपका स्टडी मोड है। वो एक्टिव ही होना चाहिए हमेशा, जरूरत पड़ने पर ऑफ भी कर देंगे। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वो कैटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, जनरली बंद रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑन भी करना जरूरी है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंड्यूसिबल जीन कैटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेवार है। ये जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेगा। अरे ठीक है, तो जनरली कैटाबॉलिज्म नहीं चलता है, जरूरत पड़ने पर चला ही जाता है। लेकिन एनाबॉलिज्म, जो रिप्रेसिबल जीन, जो हमेशा काम कर रहा है, जरूरत पड़ने पर ऑफ कराएंगे, ये एनाबॉलिज्म में भाग ले रहा है। और एनाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हमेशा चलता रहता है, दरअसल। हाँ वो अलग बात है, ओल्ड एज में कुछ उल्टा होने वाला है, वो सब एक अलग बात है, ओल्ड एज में उल्टा हो। तो ये इंड्यूसिबल जीन कैटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है और जरूरत पड़ने पर भाग लेता है, जब बोला जाएगा तब, जब सिग्नल मिलेगा उसको तब। और रिप्रेसिबल जीन हमेशा काम कर रहा है, बेचारा दिन भर परेशान हो जाता है काम करते करते, जब उसको बोला जाएगा तो रेस्ट करेगा, नहीं तो रेस्ट नहीं करेगा। ये है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो जो कैटाबॉलिक जीन है वो इंड्यूसिबल जीन है, उसका इंडक्शन कराना है जरूरत पड़ने पर। और जो एनाबॉलिक जीन है वो रिप्रेसिबल जीन है, उसका रिप्रेशन कराना है जरूरत पड़ने पर। यहां तक की सारी बात मैं आपको एक बार नोट से जल्दी से बता दूं। देखो लिख रखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा समझना, आपकी पढ़ाई में आपको कौन कौन हेल्प करता है? बोलो। पढ़ाई आप तो करते ही हो आप तो पढ़ाई करते ही हो ना भाई। लेकिन आपके पढ़ाई के रेगुलेशन में आपको कौन कौन हेल्प करता है? आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, है ना? ये सब हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? कई बार आपके छोटे भाई बहन भी हेल्प कर देते होंगे, करते हैं ना? कैसे हेल्प करते हैं? पढ़ देते हैं क्या हम लोग? अरे भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपका पढ़ाई नहीं कर रहे, हम आपको एक पाथ बता रहे, ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे करना। पढ़ना तो आपको है भाई, पढ़ना आपको है। पेरेंट आपको क्या हेल्प कर रहे हैं? थोड़ा सा पैसा उसा दे देते हैं, थोड़ा सा अदर वर्क कर देते हैं ताकि आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। भाई बहन कई बार आपका असाइनमेंट वगैरह लिख देता है, वो और क्या हेल्प करेगा भाई? वो असाइनमेंट वगैरह लिखता रहता है छोटा भाई बहन, असाइनमेंट वगैरह, चलो भाई तुम लिखो असाइनमेंट मेरा, ठीक है हम तो पढ़ाई करेंगे। तो वो यही हेल्प कर सकता है। बहुत ज्यादा होगा तुम्हारे कपड़े धो देगा और क्या करेगा वो, तुम्हारा पढ़ाई तो नहीं कर देगा। पढ़ाई आपको, वो आपका हेल्प कर देगा। टीचर आपके हेल्प कर देंगे, पेरेंट आपके हेल्प। तो रेगुलेशन में देखिए कौन कौन चीज भाग लेता है? मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सब मिलके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर। मेटाबॉलिक वही कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलके
जीन एक्सप्रेशन को डिसाइड करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट। अगर कोई बोले जीन रेगुलेशन का एक बढ़िया डेफिनेशन बताइए, तो आप बोलोगे इट इज एन इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन विच एक्सप्रेशन ऑफ एनी जीन इज रेगुलेटेड, ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीन का ऑन ऑफ करना, यही क्या है, रेगुलेशन। अब हम बात करते हैं कि रेगुलेशन जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन जीन आर ऑफ टू टाइप्स। रेगुलेशन के बेसिस पे जीन दो प्रकार का, एक कंस्टिट्यूटिव जीन और एक नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। इसी को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन और इसको बोलते हैं लग्जरी या स्मार्ट। ये वो जीन है जो हमेशा ऑन रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है, ऑलवेज। और ये वो जीन है जो नॉर्मली क्या रहता है, डू नॉट रिमेन ऑलवेज एक्टिव, जो नॉर्मली हमेशा एक्टिव नहीं होता। हालांकि ये दो प्रकार के होते हैं, बात करेंगे, तो इसलिए इसमें ऑन ऑफ का मैकेनिज्म चलेगा, लेकिन इसको रेगुलेट करने की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे जीन ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम है, उसको बनाने वाले जीन, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम बनाने वाले जीन, एटीपेज एंजाइम, भाई साहब धांसू एंजाइम, अरे ये रुकेगा, ये हमेशा बनता रहेगा, काम करते रहेगा। एटीपी आपका बॉडी को हमेशा चाहिए, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अब देखिए मैंने कहा ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, ये दो प्रकार के नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, दो प्रकार के, इंड्यूसिबल जीन और रिप्रेसिबल जीन। इस बेसिस पे कि किसका क्या होना है। जैसे इंड्यूसिबल जीन ऑफ से ऑन होगा, ये नॉर्मली ऑफ रहता है, ऑफ से ऑन होगा। और रिप्रेसिबल, एबल, एबल लास्ट में वर्ड गॉज करो, एबल, तो रिप्रेसिबल, इसको रिप्रेस किया जाता है, मतलब नॉर्मली ऑन रहता है, ऑन से ऑफ करना। तो ये कौन सा जीन है, नॉर्मली ऑफ, कैटाबॉलिज्म जनरली नहीं चलता, चलाएंगे जरूरत पड़े। एनाबॉलिज्म हमेशा चलता है, चलाएं ऑफ करेंगे जरूरत पड़ने। तो ये इंड्यूसिबल जीन कैटाबॉलिज्म वाले हैं और रिप्रेसिबल जीन एनाबॉलिज्म वाले। और इसी भी आप पे रेगुलेशन भी दो प्रकार का, एक होगा आपका इंडक्शन और एक होगा रिप्रेशन। इंडक्शन क्या, रेगुलेशन ऑफ इंड्यूसिबल जीन कैटाबॉलिज्म के लिए, रेगुलेशन ऑफ रिप्रेसिबल जीन एनाबॉलिज्म के लिए। इसका ऑन होगा और इसका ऑफ होगा, यही रेगुलेशन ऑन ऑफ मैकेनिज्म। कैसे होता है, कैसे पता चला ऑन ऑफ के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास। मॉड्यूल डिस्कशन आपका होगा परसों तरसों, लेकिन आप नेक्स्ट क्लास में आज की पूरी बात, जीन रेगुलेशन की पूरी बात आप रिवाइज करके आइएगा। तब नेक्स्ट क्लास, कल भी आपकी क्लास इवनिंग में ही होगी, ठीक है। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइमिंग रहेगा, ठीक है। शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, कल जीन एक्सप्रेशन समाप्त किया जाएगा, किसी भी हालत समाप्त कर देंगे। दो टाइप के ऑफर मैकेनिज्म है, एक ऑन वाला एक ऑफ वाला, दोनों एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो कल जीन एक्सप्रेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अति, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। निशा? नो सर। रिभा? नो सर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।